साहित्य के पाठकों और श्रोताओं को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। आज हम एक पत्रिका के बारे में जानकारी लेंगे। पत्रिका का नाम है बनासचंद, संपादक युवा प्रोफेसर पल्लव। ये दिल्ली के महाविद्यालय में प्रोफेसर है और साथ में साहित्यिक क्रियाकलाप के तहत बनासचंद वर्षों से निकाल रहे हैं। इसकी तुलना हंस पत्रिका से की जा सकती है जो लगातार निकलती रही। ये विशेषांक निकालते हैं और ये विशेषांक बनासचंद, जिसमें असगर वजाहत दिखाई दे रहे हैं। पत्रिका का ये 40 पेज का लघु संस्करण आई लव यू अरुणाचल प्रदेश मुझे पढ़ कर के बेहद अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि जैसे मैं खुद अरुणाचल प्रदेश की यात्रा कर रहा हूँ। साथ में उड़ीसा की भी यात्रा इसमें हो जाती है और जब इनसे साक्षात्कार लिया जाता है तो साथ ही साथ अमेरिका और पाकिस्तान की झलक भी दिखाई देती है। मिजोरम का भी जिक्र आता है। इसमें कुछ ऐसी बातें जो कथेतर विधाओं में दिलचस्पी रखते हैं और कथेतर विधाओं में खास करके संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण यात्रा वृत्तांत, इन दोनों के बीच में बहुत कम भेद रह जाता है। लेकिन एक भेद और भी है, टूरिज्म और सोशल टूरिज्म क्या फ़र्क है, ये हम यहाँ अंत में आपसे चर्चा करेंगे। अबागाइता उद्धृत करते हुए भी क्या आप ये समझ सकें कि सोशल टूरिज्म क्या है। टूरिज्म नहीं, सोशल टूरिज्म। असगर वजाहत के शब्दों में, असगर वजाहत के चलकर के इन जगहों में, दूरस्थ गांवों में, बीहड़ जंगलों में जाना और कहना कि मैं पुरातत्व विभाग की चीज़ों, इमारतों, भवनों, इनको देखने में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं जीवंत लोगों से मिलना चाहता हूँ और मिल कर के उनको पहचानना, जानना। इस तरह से उनका यात्रा का एक खूबसूरत ये गुलदस्ता, जिसे हम बनासचंद अंक मार्च 2024, ये मुझे हाल ही में मिला। आप सुन रहे हैं आई लव यू अरुणाचल। इसमें ओडिशा यात्रा भी होगी। कुल 40 पृष्ठों की ये पुस्तिका है। ये यात्रा वृत्तांत कम संस्मरण कह सकते हैं। अरुणाचल को इस नाम से कैसे जाना जाता है, इसका नामकरण किस तरह से हुआ अरुणाचल? इसे लगता है कि संस्कृत का शब्द है और ये प्रदेश सब अपनी अपनी भाषाएं रखते हैं। आदिवासी क्षेत्र है। आपातानी जाति जो सबसे छोटी जाति है, उससे रूबरू होंगे गहराई से। तो वो बात चल रही थी कि अरुणाचल को अरुणाचल क्यों कर कहा जाता है। एक तो ये शब्द संस्कृत का है, हिंदी का नहीं है, वहाँ का क्षेत्रीय नहीं है। तब ये पहली बार 1972 में प्रदेश के रूप में उभरता है और अरुणाचल जब नाम दिया जाता है तो एक तरह से केंद्रीय सरकार जब इसको यूनियन टेरिटरी कहती है तो पूर्वोत्तर फ्रंटियर के नाम से इसे पहचाना जाता है। लेकिन प्रदेश का जब नाम देने की बारी आई, अरुणाचल, जहाँ से सूर्य उदित होता है, अरुणाचल उसका अंचल,
1972 में जब पहली बार प्रदेश बनता है, इसके पहले यूनियन टेरिटरी होता था। तो ये हाल ही में बना एक प्रदेश है और आपातानी जाति जनजाति से आप रूबरू होने वाले हैं। और यहाँ पर जीरो सुबनसिरी जिले का शहर है जीरो, जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ये एक मज़ेदार बात है। इसको विश्व धरोहर क्यों कर कहा गया है? सुदूर पूर्व में एक ऐसा कस्बा जिसको विश्व धरोहर का दर्जा इस बात के लिए दिया गया है कि ये कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए, कम से कम बिगाड़ते हुए, साफ सफाई से रहते हुए जीवन गुजारते हैं। ये शहर इस बात की मिसाल है, इसलिए इसको विश्व धरोहर के रूप में दर्ज किया गया और पर्यटक यहाँ देखने के लिए पहुँचते रहे। पर्यटक इसीलिए पहुँचते हैं। तब हम इसकी कुछ बातें, टूरिज्म, सोशल टूरिज्म, इस पर हम कुछ देर बाद आते हैं। गांव उजड़ना अपशगुन कहलाता है। जब हम पूरी 40 पेज की इस पत्रिका से गुजर जाते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ अक्ष बनते हैं जो उल्लेखनीय हैं और याद रह जाते हैं। असंस्मरणकर्ता यात्रा वृतांत लेखक असगर वसाहत जब किसी गांव में पहुंचते हैं और जिनके बुलावे पे, आमंत्रण पर ये पहुंचते हैं, तो कई तरह की बातें होती है। इसमें बीनी जयपू उनके पिता का नाम है। तो वो जिस गांव में जन्म लेते हैं वो गांव उजड़ जाता है। गांव क्यों उजड़ा? अपशगुन के कारण। अपशगुन और इस तरह की चीज़ें भारतीय समाज में कई तरह से पाई जाती है। अंधविश्वास, अंधआस्थाएं, रूढ़ियों में जकड़ा हुआ भारतीय समाज। तो यहाँ की जनजातियों में भी अलग तरह के अपशगुन होते हैं। वो किस तरह के, इसलिए भी आप देखेंगे कि आदिवासियत जिसे कहते हैं, आप हर आदिवासियों में अलग अलग तरह से पाई जाती है और प्रकृति से किस तरह से आबद्ध होती है। तो बेनी जयपू जिस गांव में पैदा होते हैं वो गांव उजड़ जाता है। गांव क्यों उजड़ा? तो पता चला कि उस गांव में दो भाई रहा करते थे और दो भाइयों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गया कि वो हत्या कर देते हैं। और जब दो भाइयों में से एक की हत्या हो जाती है तो वो गांव अपशगुन कह करके, या एक बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है, इसलिए अब ये गांव रहने लायक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस गांव में वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ। दो भाइयों में झगड़ा होता है, पड़ोसियों में झगड़ा होता है, एक दूसरे गांव वालों में झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा ही होता है, फिर सुलह भी होती है। लेकिन दो भाई जिनको रहना चाहिए था प्रेम से, वो झगड़ना ही था, लेकिन वो इतने झगड़े कि उन्होंने हत्या ही कर दी एक दूसरे की। तो इस गांव में अब रहना मुनासिब नहीं। अपशगुन, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? उस गांव को ही छोड़ दिया जाता है। मैं ये कहता हूं कि इस बात का विश्लेषण हम गहराई से अगर करें, सोचें, अगर हम मंथन करें और मुख्यधारा के समाज से इसकी तुलना करें, यहाँ तक कि सरकारें
केंद्र सरकार का रिकॉर्ड अलोकतांत्रिक होते होते इस कदर यहाँ तक पहुँच गया कि अगर किसी विभाग का मंत्री, माना कि रेलवे मंत्री, रेलवे अगर दुर्घटना घट गई किसी भी तरह से, तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, ये समझ करके कि मेरी कमी रही, इसलिए मैं इस विभाग में अशेष इस्तीफा देता हूँ। लेकिन अब हाल ही के दिनों में देखते हैं कि कितनी ही घटनाएं घटें, कितनी ही दुर्घटनाएं घटें, कितने ही रेल हादसे हो जाएं, सैकड़ों लोग मर जाए, लेकिन कोई मंत्री अपने पद को नहीं छोड़ता। ये लोकतंत्र में उस नैतिकता का, उस नेता का, उस सरकार का ये पतन है। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासी कह रहे हैं, आप समझिए कि उस गांव को भी हम छोड़ सकते हैं जिसमें इतना बड़ा अपशकुन हुआ है। कोई जिम्मेदार था उसका? बेशक गांव का मुखिया होता है, इनके समुदाय का मुखिया होता है, पंच पटेल होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। अगर दोनों के झगड़े हुए हैं तो झगड़ों को निपटारा वो करते हैं। पटेल, पंच पटेल, सरदार, और उस तरह का एक सरकार का यहाँ भी जिक्र आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो गांव को अपशगुन मान करके छोड़ देते हैं। ये एक मैसेज है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी सरकारी संस्थाएं किस तरफ जा रही है। एक आदिवासी गांव, अगर एक भाई दूसरे भाई के हाथों से मारा जाता है तो इस्तीफा पूरा गांव दे रहा है, गांव को ही छोड़ दे रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, खून पसीने की मेहनत से आपने घर बनाया, वर्षों की मेहनत से, और उस पूरे गांव को बसाने में वर्षों लगे, और आप उस गांव को यूँ छोड़ करके चले जाते हैं कि इससे बड़ा हादसे की और उम्मीद नहीं की जा सकती। गांव को ही छोड़ दिया जाता है। इसे एक तरह से नैतिकता का एक बहुत बड़ा आईना, जिसे हम नेता कहते हैं, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, और आगे चल कर के हम फिर पुनः एक बार उस लोकतंत्र के सामने होंगे। असगर वजाहत अपने शब्दों में कहते हैं। ये तो थी बात जो यहाँ पढ़ कर के मैंने देखी। तो बीनी जयपुर उनके पिता का नाम है, पूरा गांव का नाम है जयपुर। वो जयपुर गांव इतना पसंद आया उनके पिता को, तो वो अपना नाम, जयपुर बोलना लंबा पड़ता है, इसलिए वो अपना नाम बीनी जयपुर कर लेते हैं। बीनी जयपुर सरकारी महकमे में बहुत बड़े अधिकारी थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों के काल में उनकी नौकरी लगी थी। वो गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव में जाकर के उनकी समस्याएं सुनते थे। उन्होंने एक समस्या ये देखी कि पति पत्नी का निपटारा वो करते हैं कि अगर किसी ने किसी की औरत को छोड़ दिया, अब वो औरत किस हाल में रहती है कि न उसको वो पहले घर वाले रख सकते हैं, और न ही जिसने छोड़ा है उससे समझौता किया जा सकता है। तो उससे मुक्ति के लिए वो इस तरह के फैसले देते रहे कि अगर ये रहने लायक नहीं बचा है तो यहाँ से अलग हुआ जा सकता है, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो मुक्तिकरण में यह हुआ कि एक औरत ने आकर के इनसे कहा कि इसके साथ मेरा निभा नहीं हो सकता, तो आपने इससे मुक्त कर दिया। अब मुक्त करके मेरे घर वाले, पिता का घर भी मुझे आशियाना नहीं दे रहा, अब मैं कहाँ रहूँ? ये जिंदगी बहुत ही बदतर है। और जब ये कहा उनसे, तो वो भी एक तरह से परेशानी में पड़ जाते हैं
और अंततः निराकरण के रूप में वो उससे अपने साथ रख लेते हैं। इस प्रक्रिया में ये होता है कि उनको कई औरतों को शरण देनी पड़ जाती है। इस तरह से कहा जाता है कि उनके घर में कई चूल्हे जलते थे। जितनी भी औरतें आई, जितनी भी औरतों को शरण दी, वो औरतें अपने अपने चूल्हे पर खाना बनाती। जब उनके घर में कोई मेहमान आता तो मेहमान देख करके ऐसा लगता कि जैसे मेला लगा हो, कई चूल्हे एक साथ जल रहे हो। इस तरह से आप उस इलाके में मशहूर हो जाते हैं और इस तरह से आप अपने जन समुदाय के लिए काम करते हैं। ये बात और देखी गई कि जब भी आप असगर वजात किसी इलाके में गए, किसी गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि बड़े बूढ़े चाहे जिस भी उम्र के हों, वो अपना काम करते हुए दिखाई दिए। जब उनसे बात की तो बात करने से भी ज़्यादा बेहतर उनको अपने काम में इतनी लगन, इतने डूबे हुए नज़र आए कि अपने काम करते हुए नज़र आए। बल्कि अधिकांश लोगों ने तो ये पूछा कि आप यहाँ इतनी दूर हमारे बीच में क्या लेने आए। ये जगह जगह उनको सुनने को मिला और लोग उम्रदराज भी, महिलाएं भी अपना काम करती हुई नजर आए। इससे एक अर्थ ही निकलता है कि अगर जो उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, अगर हम काम करते हैं तो जीवन सहजता से गुजरता है। आदमी उम्र दराज होकर के गुजरता है और अंतिम सांस तक काम करते हुए लोग यहाँ दिखाई दिए। यहाँ पर जगह जगह इन्होंने देखा कि बांस का कई तरह से उपयोग होता है और राकेश कुमार सिंह ने श्री प्रकाश मिश्र का एक उपन्यास है जहाँ बांस पूजते हैं, वहाँ भी बांस का जिक्र आता है और यहाँ और भी गहराई से आता है कि बांस कई अर्थ में जिंदगी के लिए अर्थपूर्ण है। बांस घर का बनाते हैं, फर्नीचर घर का बनाते हैं, घर की बाउंड्री बनाने की बात आई बांस से बनती है, खाना पकाते हैं बांस में बनाते हैं, पानी भर कर के लाते हैं बांस में लाते हैं। यहाँ तक कि लेखक ने जब देखा कि उन्होंने जो कहा कि मैं खाना खाऊंगा और आप जैसा बनाते हैं, आप जैसे खाते हैं वही मैं खाऊंगा, तो एक जगह देखा कि बांस को इधर उधर उल्टा पुल्टा जा रहा है। तो आप पूछते हैं कि खाना किधर बन रहा है, बोला खाना बांस में बन रहा है, पक रहा है, पकाया जा रहा है, पलटा जा रहा है बांस को। तो बांस के अंदर चावल पक रहे थे। बोला कि ये एक पारंपरिक खाद्य है और जब कभी हम बहुत खुश होते हैं, जब कोई मेहमान आता है तो इस पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता है और इससे हम तो उस तरह से वो खाना बनता है, चावल पकते हैं बांस में। बांस यहाँ सब कुछ है, बहुत कुछ है, इनकी ज़िंदगी में इतना उपयोगी है। एक फूल खिलता है और फूल जो खिलता है आप यहाँ देख रहे हैं पुस्तक की यानी पत्रिका के में फूल खिला हुआ है। इस फूल का नाम है आई लव यू। आई लव यू फूल का नाम है। तो बोला कि आई लव यू बोल करके प्रेम का इजहार किया जाता है, तब तो यहाँ बहुत आसान होगा आई लव यू कहना, क्योंकि आई लव यू फूल का नाम है और फूल देकर ही प्रेम का इजहार किया जाता है। तो इस तरह से कुछ बातें आती है और ये भी बात आई कि कई जगह देखा कि ईसाई वहाँ होते हैं और आदिवासियों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। आप एक बुजुर्ग महिला से मिलते हैं, उनका नाम है टाइलांग शांति। आप एक आश्रम चलाती हैं। चूंकि आप हर तरह के व्यक्ति से, महिलाओं से मिलते हैं, एक राजा जी से मिलते हैं। जब बताया जाता है कि राजा जी है और राजा बहुत ही
कल्याणकारी है और बहुत ही अलग तरह के काम करते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, राजा जी से भी मिलते हैं। तो आश्रम टाइलांग शांति, आश्रम में आप टाइलांग शांति से मिलते हैं। ये बुजुर्ग महिला विधवा हो जाती है और बहुत ही कष्टमयी इनका जीवन गुजरता है। आदिवासियों में ही डायन प्रथा होती है, घर से बाहर बेदखल गांव से कर दिया जाता है और कहीं वो बाहर किसी सूर गांव के किनारे पर किसी पहाड़ी पर अपनी झोंपड़ी बना करके रहती है। इसी तरह से इनके साथ व्यवहार होता है। जब ये देखती है कि मेरी तरह से और भी बहुत सारी औरतें होंगी, तो ये औरतों को शरण देती है और ऐसी दुत्कारी हुई समाज से बेदखल की गई हुई औरतों को शरण देती है और एक आश्रम बनाती है, टाइलांग शांति। इसी से रूबरू होते हैं लेखक, पत्र यात्रा वृत्तांतकार, बातचीत होती है। मुझे लगता है कि इन 3 फोटो में टाइलांग शांति भी एक है। तो टाइलांग शांति से जब बात हो रही थी कि आप किस तरह से इन पागल औरतों की सेवा करती है और लोग पागल क्यों कर हो जाते हैं, और पागल जो भी है वो बोल रहे हैं कि इन पागलों का भी इलाज उसके पास है। यानी वो एक डॉक्टर का भी काम कर रही है। डॉक्टर की शरण में जाकर के आप इलाज करवाते हैं। पागल खाने खुले हुए हैं। एक पागल खाना नाम से उपन्यास आया है, ज्ञान चतुर्वेदी का पागल खाना, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो पागल खाने में पागल रहते हैं और शायद ही कभी कभार ठीक होकर के वापस मुख्य धारा में आ पाते हैं। लेकिन टाइलांग शांति जिस आश्रम को चलाती है, दुत्कारी हुई औरतों को रखती है, बेदखल समाज से की हुई औरतों को शरण देती है और अपने बल पर उनका खाना पीना करती है, प्रेम से रखती है। और वो कहते हैं कि जो ठीक हो गए वो यहाँ इस आश्रम में काम करते हैं, सहयोग करते हैं। वो अपने हाथों से खाना खिलाती है, प्रेम से रखती है और इसी प्रेम के चलते वो पागल भी अपने पागलपन से दूर हो जाते हैं। आप बात ही बात में बताती है कि उन पागलों को भी, क्योंकि समाज से प्यार नहीं मिलता और जिनको प्यार नहीं मिलता वो पागल हो जाते हैं। पागल खानों में डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते क्योंकि वो दवाई देते हैं लेकिन प्रेम नहीं दे पाते। टाइलांग शांति इस तरह का एक बेजोड़ अनूठा उदाहरण है कि जिससे डॉक्टरों को भी सुन कर के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इन बड़ी बड़ी संस्थाओं को और सरकारों को भी कि ये आश्रम अपने बल पे चला रही है। समाज से बेदखल की गई औरत और बेदखल की गई औरतों को शरण देती है और उनको दुरुस्त करती है, ठीक कर देती है। ये एक मदर टेरेसा है, टाइलांग शांति, अरुणाचल प्रदेश की। एक चीज और सामने दिखाई ये कि दिन भर सुलगती रस्सी, दिन भर सुलगती रस्सी देख करके जब इन्होंने पूछा कि ये क्या काम करती है, तो बीड़ी सुलगाने का काम करती है या तंबाकू। ये दिन भर रस्सी सुलगती रहती है और जब चाहे तब बीड़ी सुलगाती जाती है। इस तरह की मैंने भी बचपन में देखी है कि माचिस नहीं उगाती बल्कि चकमक होती है, 2 पत्थरों को यूं रगड़ा जाता है और रगड़ करके आग पैदा की जाती है। उस रस्सी को बीच में रखा जाता है, एक पत्थर और दूसरा पत्थर उसे यूं मारा जाता है, यूं मार करके आग जलती है, रस्सी जल पड़ती है। अब उस जलती हुई रस्सी से आप और अन्य काम कर सकते हैं। ये रस्सी दिन भर जलती रहती है, जिसको भी उपयोग करना हो लाइटर की तरह उसका उपयोग किया जाता है। तो सुलगती रस्सी ओडिशा में आप देखते हैं और उड़ीसा की यात्रा करते हुए देखा कि यहाँ की बढ़ई, यहाँ तक कि पूरा गांव आत्मनिर्भर है। दूसरी चीज़ ये उभर करके आई कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम
पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे होते हैं। इनका जिक्र इस अर्थ में आता है कि पुरातत्व विभाग ने जो काम किया अंग्रेजों के, सांची और सारनाथ यही खोज करके निकालते हैं। पुरातत्व विभाग में सर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। अपना काम करते हुए ये वो काम कर देते हैं अकेले बैठ के कि पुरानी चीज़ों को खोज खोज करके निकालते हैं। धर्म से जुड़ी हुई बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें जो ज़मीन में दफन थी उनको खोज निकालने का काम सर अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के निदेशक, इनका जिक्र इस अर्थ में आता है। जब हमने ये बात की कि जब अपशगुन होता है तो ये गांव को छोड़ देते हैं, इसी तरह का बबूल जहाँ होते हैं ये कहते हैं कि ये भी अपशगुनी पौधा है। जब बबूल होते हैं तो वहाँ अकाल पड़ता है। आपके विश्वास, इसके अलावा आपने देखा कि शिक्षिका स्कूटर से स्कूल जा रही है और ये आप मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे होते हैं तो इनके आगे निकल जाती है वो तेजी से। तो इनके साथी जो गाइड कर रहे थे वो बताते हैं कि इस शिक्षिका को देरी हो गई है इसलिए जल्दी से स्कूटर चला करके स्कूल पहुंचना चाहती है। समय पर स्कूल पहुंचे और कहीं देर हो गई तो तेजी से निकल गई। आपने कई स्कूलों को देखा, आंगनबाड़ी को देखा और देख करके दंग रह गए कि किस तरह से बड़ी तत्परता के साथ आंगनबाड़ी चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, समय पर शिक्षिकाएं पहुंच रही है, समय की पाबंद है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आप कुछ चीज़ नोट करते हैं वो जो लोगों के निगाह में नहीं आती और इसीलिए आपने कहा कि टूरिज्म नहीं सोशल टूरिज्म करते हैं। लोगों से मिलते, लोगों से मिलना और उनसे जानकारी हासिल करना, वो लिखना। अन्यथा आपके मोबाइल में गूगल पर वो सारी चीज़ें भरी पड़ी है, आपको कहीं यात्रा करने की ज़रूरत नहीं, सारी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग हट करके लिखते हैं, ज़मीन से जुड़ करके, लोगों से जुड़ करके, लोगों की बात को लिख देते हैं तो ये आपके गूगल पे भी नहीं मिलेगा। 1 मिनट 5 मिनट रुको। स्कूल तत्परता से चल रही है, बड़े ही अपना काम कर रहे हैं और गांव इस तरह से पूरा आत्मनिर्भर दिखाई देता है। आपको उड़ीसा में एक नोआपाड़ा गांव कस्बा मिलता है जो नक्सली क्षेत्र है। और नक्सली क्षेत्र का बारे में हमने अलग से उपन्यासों में जिक्र किया है, उसका भी जिक्र यहाँ आता है। चावल खाने का एक उदाहरण देखिए किस तरह से वो चावल खाते हैं। तो चावल जो बांस में बन रहा था वो बर्तन में रख दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि आप जैसे खाते हैं, जैसा आप बनाते हैं, मैं उसी को उसी तरह से खाऊँ। अच्छा और बुरा लगने का सवाल ही नहीं, आपका बनाया खाना आपकी तरह से खाया जाएगा। तो बर्तन में चावल रखा गया और हाथ डाल करके फिर उसको निचोड़ करके खाना खाना होता है। इस तरह से भी शुरुआत में मुश्किलात आई पर वो उस तरह से खाना खाने लगते हैं। ये एक विधि है उनकी उस इलाके की कि खाना हाथ डालकर चावल निचोड़ कर फिर खाया जाता है। आप ज्ञान के राजा से मिलते हैं और गांव में मिलते हुए लोकतंत्र, योजना थोपता लोकतंत्र, आप इस शीर्षक से सुनिए। योजना थोपता लोकतंत्र में आप ये है कि योजनाएं बनती है शहरों में, राजधानियों में और थोप दी जाती है लोगों पर। तो आदिवासी इलाकों में CM PM योजना के तहत कुछ मकान पक्के बनाए जाते हैं
वो पक्का मकान उनकी संस्कृति के हिसाब से मैच नहीं करता, तो अलग से ही दिखाई देता है, आधा अधूरा सा पक्का मकान। उनकी झोपड़ियाँ उससे ज़्यादा बेहतर लगती है। एक लेखक कह रहा है कि वो जो सुकून, जो घर का अपनापन दिखाई देता है झोपड़ी में, वो उस पक्के मकान में नहीं होता। अगर आपको बनाना है तो उनकी कल्चर से, उनकी झोपड़ी से कुछ मैच करता हुआ बनना चाहिए, ताकि वो रह सके उसी अंदाज में। ये मुझे भी लगा कि आप पक्का मकान बना लेते हो, वो कच्चे मकान से भी कमतर साबित होता है, क्योंकि मैच नहीं करता। जीवन भर की कमाई पक्के मकान में लगाई जाती है, वो मकान बना दिया जाता है मकान शहरी स्ट्रक्चर के हिसाब से। आपकी कल्चर, सामाजिक रीति रिवाज उसमें होने चाहिए। ये बात मुझे लगी कि योजना थोपता लोकतंत्र आदिवासियों पर किस तरह से थोपा जा रहा है। कई तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं। ये उदाहरण पक्का मकान का। वो ज्ञान का राजा से जब आप मिलते हैं तो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, लुंगी एक ने पहन रखी है, शरीर नंगा है, आप मुलाकात की जाती है और वही खुद बोलते हैं, बोला मैं ही राजा जी हूँ, लुंगी पहने हूँ। राजा जी जब तक वहाँ 3 घंटे तक रहे, राजा जी बराबर लगातार बोलते रहे, बताते रहे उनकी लाइब्रेरी, पुस्तकालय के बारे में, और वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना पढ़ते हैं। ये सब वो राजा जी से, ऐसे राजा जी जो पढ़ाकू से मुलाकात होती है, इसलिए कहा ज्ञान का राजा। मोची और सफाई कर्मी का आपने उदाहरण दिया उस संदर्भ में कि आपने यात्रा वृत्तांत लिखे, पाकिस्तान का मतलब करके एक यात्रा वृत्तांत सामने आया है। उसमें आप एक जगह जिक्र आता है, जो कि जब साक्षात्कार लिया जाता है तो बताया जाता है कि सफाई कर्मी दिखाई दिए पाकिस्तान में। तो सफाई कर्मी को देख करके आप ये आश्चर्य होगा कि वो सफाई करते हुए हाथ धो करके आपके साथ बैठ करके चाय पी सकती है, जो कि इधर भारत में बड़ा मुश्किल है। जो सफाई कर्मियों से साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, दूर हट करके रह जाता है। लेकिन यहाँ सफाई कर्मी आपके साथ बैठ सकता है, बैठ करके चाय पी सकता है, हाथ धो करके, काम करते हुए हाथ धोए फिर आपके साथ बैठ गए। मोची दिखाई दिया, मोची अप टू डेट पैंट शर्ट में, बाल कड़े हुए। यहाँ के मोची देखिए किस तरह से बदसूरत, बेहाल, बदहाल, गरीबी का आईना। अब वो एक मोची पाकिस्तान में रहते हुए आपने ये देखा, घूमते हुए, कि इस तरह जिस बात की हम पाकिस्तान की बात बात में पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक जिक्र था कि टूरिज्म, व्हाट इज़ द टूरिज्म, सोशल टूरिज्म करते हैं आप। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सोशल टूरिज्म होता है। सोशल टूरिज्म, टूरिज्म नहीं, सोशल टूरिज्म। आप शुरुआत में लिखते हैं, आजकल यात्रा करना जितना सरल हो गया है, यात्रा संस्मरण लिखना उतना ही कठिन हो गया है। कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सूचनाओं और जानकारियों के लिए वेब और इंटरनेट की दुनिया हजारों दरवाजे खोल देती है। घर बैठे ऐसी जानकारियाँ मिल जाती है जैसे पहले कभी संभव न था। सिमटती हुई दुनिया में आप किसे क्या बताएंगे। अधिकतर लोग संसार के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। पुराने जमाने के यात्रा संस्मरण लेखक विदेशों के बारे में सामान्य जानकारियाँ भी देते थे, तो पाठक को लगता था एक नई दुनिया खुल रही है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो सकता। आज की यात्रा संस्मरण लेखक को कुछ ऐसा लिखना पड़ता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध न हो। इसका सीधा मतलब है कि यात्रा के दौरान लेखक को उन चीज़ों पर गहरी नज़र रखनी पड़ती है जो बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन उनकी उपेक्षा हो जाती है। इसलिए ये लेखक सोशल टूरिज्म करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और धर्म के लेखक ने कहा कि इस्लामी देश है ईरान। ईरान अमेरिका का विरोधी है, लेकिन ईरान में अमेरिकी जीवन शैली बहुत अधिक लोकप्रिय है। भारत के संदर्भ में ये आप जो कह रहे हैं
बहुत ही मायने खेजे। इसका क्या कारण हो सकता है कि ईरान में धर्म का प्रभुत्व केवल निम्न मध्यम वर्ग में ही दिखाई देता है। उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग में उतना प्रभाव नहीं है। धर्म किस पर ज़्यादा असर करता है? निम्न वर्ग। तो ये था आई लव यू अरुणाचल प्रदेश। इसे सुन करके आपको कैसा लगा आप बताइएगा। धन्यवाद।